नमस्कार साथियों, पीआईएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न इंडिया के लास्ट सेशन के अंतर्गत हैं, जिसमें हम पिछले 6 सेशन में मॉडर्न इंडिया का सारा सेक्शन कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने भी उन सेक्शन को अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है, आप वहां जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज हम इस लास्ट सेशन में मॉडर्न इंडिया को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आगे हम मिडवल या एंशिएंट के सेशन को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं, यदि आपको ये पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम शुरू करेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास। यहाँ से हमेशा जब भी कोई एग्जाम होता है तो प्री के स्तर पर इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो हम कुछ मेन फैक्ट देखेंगे जिनके क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो कंपनी का शासन था, अगर हम प्रत्यक्ष रूप से कंपनी का शासन देखें तो 1857 के रिवॉल्ट से पहले तक कंपनी का शासन था। 1858 के एक्ट से यह शासन ताज के नियंत्रण में आ गया था, यानी ब्रिटिश शासन हो गया था डायरेक्ट। कंपनी को यहाँ से हटा दिया गया था, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। सबसे पहले कंपनी शासन के अंतर्गत एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के द्वारा क्या किया गया था कि ये तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया था। उद्देश्य यह था कि कंपनी में जो भ्रष्टाचार और कुप्रशासन व्याप्त था उसे दूर करने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। यानी कंपनी की जो शासन व्यवस्था भारत में चलाई जा रही थी उसको नियंत्रित करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया था। प्रावधान क्या किए गए थे कि मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थी, इन दोनों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। यानी ये दोनों अब स्वतंत्र प्रेसिडेंसी न रहकर कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन संचालित होंगी। साथ ही बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल के का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यह पदनाम आप याद रखेंगे। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि ये जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना वो वॉरेन हास्टिंग था। पहला बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। यह बात आप याद रखेंगे। 1773 के एक्ट के बाद आता है 1784 का एक्ट। यहाँ एक बात और है, ये जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था, इसमें जो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश रहे थे वो सर एलिजा इम्पे रहे थे। यह बात आप याद रखना, सर एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश रहे थे, सर एलिजा इम्पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1773 के बाद 1784 का एक्ट देखेंगे। 1784 के एक्ट में क्या प्रावधान थे कि कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण की वृद्धि, यानी कंपनी का जो काम भारत में चल रहा था उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति, कंपनी के व्यापार को मुक्त रूप से संचालित करने के लिए हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाने का प्रावधान किया गया। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया, यानी यहाँ पर सेपरेशन की बात की गई है। कब? 1784 के एक्ट के अंदर। तो 1784 के एक्ट में यदि हम देखें तो आप इस वाले पॉइंट को यहाँ पर याद रखें। पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग करने का प्रयास किया गया था। तो आप आंसर करेंगे 1784 के एक्ट के, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। यह जो एक्ट आया है 1786 का, यह इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। गवर्नर जनरल का को विशेष अवस्था में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने और अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। किस एक्ट के माध्यम से? 1786 के अधिनियम के माध्यम से यह प्रयोजन बनाया गया था, यह प्रयोजन किया गया था। आप यहाँ पर याद रखेंगे कि यह जो भी कुछ हो रहा था वो हो रहा था कॉर्नवालिस को भारत का यानी ये बंगाल वाला जो गवर्नर जनरल है, तो कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण करने के लिए, राजी करने के लिए यह वाला प्रावधान लाया गया था। क्योंकि जो कॉर्नवालिस था वो चाहता था कि गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां उसके स्वयं के पास हों। कॉर्नवालिस ऐसा चाहता था, तो कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल पद स्वीकार कर लेने के लिए इस प्रकार का प्रावधान ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था।
पूछा जाएगा। 1786 का एक्ट है, कॉर्नवालिस की वजह से ये बदलाव लाया गया था, आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। यह इम्पोर्टेंट है 2-3 बातों के लिए। पहला आप याद रखेंगे कि इस 1830 के चार्टर एक्ट में ही पहली बार भारत में आधुनिक शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष व्यय की बात की गई है। प्रथम बार शिक्षा पर खर्च प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। यह पॉइंट आप बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे कि, और पॉइंट क्या, शब्द भी याद रखेंगे इसमें तो, कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। लेकिन नोट में इसको आप याद रखेंगे कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, यह बात आप याद रखेंगे। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, यानी ब्रिटेन की और कंपनी भी भारत में आकर व्यापार कर सकती थी, इस प्रकार का प्रावधान। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो एफडीआई जो आधुनिक समय में है, इसकी अनुमति तत्कालीन औपनिवेशिक सरकार के द्वारा दी गई। यानी बाहर की जो कंपनियां हैं वो भारत में आकर निवेश कर सकती हैं और व्यापार कर सकती हैं। लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उस पर अभी भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एकाधिकार बना हुआ था। यह एकाधिकार आगे जाके 1833 में समाप्त हो जाएगा। यह बात आप इतनी याद रखेंगे 1813 के चार्टर एक्ट के संदर्भ में। आगे देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें देखो जो मैंने पिछले में बताया है कि कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त हो गए, यानी चीन और चाय के साथ जो व्यापार के एक अधिकार बचे हुए थे वो भी यहाँ पर आकर समाप्त हो गए। कंपनी अब केवल और केवल राजनीतिक कार्य करने के लिए यहाँ पर रहेगी। भारत में जो कंपनी का कार्य है वो केवल और केवल राजनीतिक कार्य है। बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। यह बात आप याद रखेंगे कि 1773 का जो ये रेगुलेटरी एक्ट था, इसके माध्यम से बंगाल का गवर्नर जो था उसे गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये हम आगे पहले 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं कि भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, या यूं कहें कि 1833 के चार्टर एक्ट के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन नियुक्त हुआ था। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से एक प्रावधान था, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य रखा गया और लॉर्ड मैकाले को सर्वप्रथम विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से एक और प्रावधान देखने को मिला था। इसमें क्या हुआ था कि इस एक्ट के का अनुपालन करते हुए 1834 में यानी 1834 में बंगाल का विभाजन करके चौथी प्रेसिडेंसी के रूप में आगरा का निर्माण किया गया। चौथी प्रेसिडेंसी के रूप में आगरा का चयन किया गया। आगरा को चौथी प्रेसिडेंसी, अब देख सकते हो चौथी, मद्रास, बंबई, कलकत्ता के बाद आगरा चौथी प्रेसिडेंसी के रूप में बनाई गई। यह बात आप याद रखेंगे। अब आता है 1853 का एक्ट। इसमें नियंत्रण बोर्ड और उसके पदाधिकारियों के वेतन के संबंध में प्रावधान किए गए और सरकार के द्वारा होगा धन कंपनी देगी। अच्छा ठीक है। चार्टर एक्ट 1853 था। इसमें क्या प्रावधान किया गया कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों के जो वेतन होंगे उनका निर्धारण तो सरकार करेगी। सरकार का मतलब ब्रिटिश सरकार करेगी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण सरकार करेगी, यानी ब्रिटिश सरकार। और जो धन होगा, यह जो धन दिया जाएगा वो कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर यहाँ पर 18 कर दी गई। इसमें से 6 कैंडिडेट क्राउन के द्वारा मनोनीत होंगे। तो 1853 के चार्टर एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बातें तो नहीं है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट जो एक्ट है वो है 1858 का एक्ट। इसमें क्या हुआ कि भारतीय प्रशासन का जो नियंत्रण है वो कंपनी से छीन कर ब्रिटिश राजमुकुट को दे दिया गया। आप देखेंगे कि 1833 में कंपनी का जो कॉमर्शियल एक्टिविटी थी इनको बंद कर दिया, पॉलिटिकल एक्टिविटी बस रह गई थी। 1858 आया तो कंपनी का जो प्रशासन चलाने का अधिकार दिया हुआ था उसे भी छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को दे दिया, यानी अब भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश राजमुकुट के अंतर्गत चलाया जाएगा।
इसके संचालन के लिए भारत सचिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों के समस्त अधिकार भारत सचिव को प्रदान कर दिए गए। भारत सचिव एक नया पद सृजित किया गया और इस नए पद को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार प्रदान कर दिए गए। और भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नया नाम अब आगे से हो गया वायसराय। यहाँ पर पहले वायसराय की यदि हम बात करें तो लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने, और लॉर्ड कैनिंग जहाँ पहले वायसराय थे वहीं लास्ट गवर्नर जनरल भी रहे लॉर्ड कैनिंग। और भारत में ब्रिटिश क्राउन ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। जो वायसराय था वो भारत में क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। अब आगे जो संवैधानिक डेवलपमेंट हुए हैं उनको देखेंगे। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम, अभी 1858 तक के जो एक्ट आए, यानी हम ये कहें कि 1853 तक के जो एक्ट थे वो कंपनी के द्वारा लाए जा रहे थे, और 1858 वाले में तो ये परिवर्तन हो गया। अब जो एक्ट आएंगे वो ब्रिटिश ताज के अधीन आएंगे। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 यह पहला है। इसके माध्यम से क्या किया गया कि वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, और अध्यादेश लागू रहने की मैक्सिमम जो टाइम पीरियड था, मैक्सिमम वो कितना था आप याद रखेंगे, 6 माह का था। परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। जो विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद, उसे कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। और जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, इनके द्वारा इसी समय विभागीय प्रणाली शुरू की गई, यानी पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत में शुरू किया गया। एक्ट पूछा जाए तो बताना, भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम जो वर्तमान में है, ऐसे मंत्रालय विभाजित किए जाते हैं, कोई ए मंत्रालय किसी मंत्री को, बी मंत्रालय किसी मंत्री को, सी किसी को, ये कार्यभार बांटा जाता है, ये पोर्टफोलियो सिस्टम रहता है। तो इसकी शुरुआत भारत में देखेंगे तो 1861 के एक एक्ट के माध्यम से लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई है। और वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया जाता है यहाँ पर। साथ ही साथ आप यहाँ पर ये वाला पॉइंट याद रखेंगे कि जहाँ 1773 के एक्ट के माध्यम से बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के नियंत्रण अधीन ला दिया गया था, उन दोनों को पुनः अधिकार प्रदान किए गए कि अपने लिए कानून बनाने और उनको संशोधन करने के लिए अधिकृत कर दी गई थी। अब आता है नया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1892। इस 1892 के एक्ट की सबसे ज़्यादा जो जरूरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। यहाँ पर यह देखेंगे कि बजट पर विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया है, न कि मत देने का। सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था। सीमित एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत स्वीकार किया गया। जो विधान परिषद गठित होगी उसमें सीमित और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया 1892 के एक्ट के माध्यम से। अब एक इंपोर्टेंट एक्ट आता है 1909 का। इसे मार्ले मिंटो सुधार के बाद लाया गया, साथ लाया गया ये कह सकते हैं, इसका ही नाम था मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसी का भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है। इसको दूसरे नाम से मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जानते हैं। मार्ले मिंटो। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इस एक्ट के माध्यम से मुसलमानों को यानी मुस्लिम्स को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या होता है हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको उन लेक्चर्स में देख सकते हैं। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। मत देने का अधिकार यहाँ भी नहीं दिया गया। बहस चर्चा करने का अधिकार 1892 के एक्ट में प्रदान किया गया था। तो ये बातें आप याद रखेंगे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसका जो करेक्टर था वो ये वाला, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था दी गई। मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत अधिकार प्रदान किए गए। इसमें क्या होता है कि एक मुस्लिम कैंडिडेट ही होगा, नियुक्त किए जाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए मुस्लिम कैंडिडेट होगा, और उसको जो वोटर होंगे वो भी मुसलमान होंगे। यह होती है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो 1909 में आई, मार्ले मिंटो सुधार के रूप में इसको जाना गया। इसके संदर्भ में गांधी जी के द्वारा इसके संदर्भ में कहा गया कि इसने हमारा सर्वनाश कर दिया, जबकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। रैमजे मैकडोनाल्ड ने यह बात बोली है। ये दो स्टेटमेंट 1909 के एक्ट या मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में
आप लोग याद रखेंगे, पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ से। आगे है भारत शासन अधिनियम 1919। इसे अन्य नाम भारत शासन अधिनियम 1919, इसका अन्य नाम अगर कहें तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट करेक्टर थे प्रांतों में द्वैध शासन की प्रारंभ। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ होता है। द्वैध शासन मतलब हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय, इन दो रूपों में शासन चलने लगा। आरक्षित विषय वायसराय के अंदर रहे, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के द्वारा। हस्तांतरित विषय उन जो विधान परिषद के सदस्य थे उनसे मिलकर वायसराय के द्वारा इन विषयों पर कानून बनाया जा सकता था। और आरक्षित विषय, इन पर वायसराय की कार्यकारिणी के जो सदस्य थे वो लोग कानून बना सकते थे, लेकिन ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे, पहली बात। दूसरा, इसके संदर्भ में आप याद रखेंगे 1919 के एक्ट के माध्यम से ही उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। उत्तरदायी शासन शब्द का पहली बार प्रयोग भारत शासन अधिनियम 1919 में ही पहली बार किया गया। प्रांतीय विषय आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित कर दिए गए और अधिनियम का आधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर इस एक्ट को बनाया गया था। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो हस्तांतरित विषय थे इनको विधायिका में जो चयनित सदस्य थे उनको सौंपा गया था, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के पास रहे और जो कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। आगे हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। यह भारतीय संविधान जो अपनाया गया उसमें इस एक्ट का काफ़ी प्रावधान एज इट इज ले लिए गए हैं और साथ ही जो औपनिवेशिक शासन के दौरान संवैधानिक डेवलपमेंट हुए हैं उनमें सबसे लंबा एक्ट था, मतलब सबसे बड़ा एक्ट था ये। इसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां देखने को मिलती हैं। इसके माध्यम से संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, यद्यपि यह कभी व्यवहार में नहीं आ पाया क्योंकि जो क्या नाम है इसका, देसी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई, इस वजह से यह अखिल भारतीय संघ का गठन नहीं हो सका। द्वैध शासन प्रांतों से तो समाप्त कर दिया गया लेकिन केंद्र में लागू कर दिया गया। ये बात आप टेक्निकल है, याद रखते हैं, रखने के लिए जरूरी है कि 1919 का जो एक्ट था तो वहां पर प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, जबकि 1935 का एक्ट आता है तो प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाता है लेकिन केंद्र में लागू कर दिया जाता है और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाती है। किस 1935 के एक्ट के माध्यम से। स्वशासन के संबंध में देखें तो प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर स्वशासन की स्थापना करने का प्रयास करने के क्रम में स्वायत्तता प्रदान की जाती है। प्रांतों को भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से गवर्नर जो है उसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार रहता है और सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार किया जाता है। इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया है कि मुस्लिमों को तो सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 के एक्ट से दी गई थी, अब इसके माध्यम से शेड्यूल कास्ट और सिख, यूरोपीय जो व्यक्ति थे भारत में रह रहे थे उनको और एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को, एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के आधार पर अधिकार प्रदान किया गया। कौन कौन? शेड्यूल कास्ट, सिख, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन को। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। केंद्र में इसके माध्यम से द्विसदनीय विधानमंडल का की शुरुआत होती है, जैसे अभी आप वर्तमान में देखते हैं लोकसभा राज्यसभा, इसी प्रकार से उस समय निम्न सदन और उच्च सदन के रूप में केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदनों की व्यवस्था की गई। अब यहाँ पर कंफ्यूज आप हो सकते हैं, केंद्र में यहाँ पर द्वैध शासन लागू किया गया है। द्वैध शासन वो हस्तांतरित और आरक्षित विषयों के संबंध में जो लागू किया गया था 1919 में, जो प्रांतों में लागू हुआ था वो 1935 में केंद्र में लागू हो गया, जबकि प्रांतों से उसको हटा दिया गया, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। लेकिन इसी के साथ आप याद रखेंगे कि जहां केंद्र में एक और द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर
केंद्र में द्विसदनी यानी 2 सदनों की व्यवस्था 1935 के अधिनियम के माध्यम से की गई। साथ ही शक्तियों का विभाजन केंद्र और प्रांतों के बीच किया गया। फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। इस जो 1935 का अधिनियम था, इसके संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा कुछ कथन दिए गए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, गुलामी का अधिकार पत्र, दासता का आज्ञा पत्र, ये 3 स्टेटमेंट 1935 के अधिनियम के संबंध में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किए गए थे। अनुदेश पत्र प्रपत्र था इसमें। हाँ, इसमें 1935 के एक्ट में एक अनुदेश पत्र शामिल किया गया था। इसको भारतीय संविधान में डीपीएसपी के रूप में शामिल किया गया है भारत के संविधान में 1950 में। कांग्रेस का जो लखनऊ का अधिवेशन होता है 1936 का, उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 को अस्वीकृत किया जाता है। इस वाले पॉइंट को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आने की यहाँ से संभावना रहती है। अब एक अंतिम अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1947। भारत शासन अधिनियम 1947। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि यह अधिनियम जब पारित हो रहा था उस समय ब्रिटेन में पीएम कौन था, प्रधानमंत्री का नाम बताएंगे आप हमें। साथ ही आप बताएंगे भारत में वायसराय कौन था उस समय। तो इसके माध्यम से क्या किया गया, 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की गई, जिसमें एक भारत दूसरा पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति कर दी गई। दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दे दिया गया। दोनों अधिराज्यों जो भारत और पाकिस्तान बने थे उनको ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। भारत का राज्य सचिव पद समाप्त कर दिया गया। भारत का राज्य सचिव पद, ये पीछे हमने आपको बताया 1858 के एक्ट के माध्यम से इसको फॉर्म किया गया था। इस नए पद को फॉर्म किया गया था। इसे 1947 के एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जो संवैधानिक विकास था वह हम 1947 के एक्ट के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा यदि हम आपको बताएं तो पॉलिटी का सेक्शन जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट किया गया है उसमें इस संवैधानिक विकास का 1773 के एक्ट से लेकर 1947 के एक्ट तक का जो भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कशन किया जा चुका है। आप पॉलिटी सेक्शन का जो प्लेलिस्ट में डले हुए वीडियोस उनमें जाकर देख सकते हैं। अब हम देखेंगे एक स्वतंत्रता सेनानी काफ़ी फेमस हुई हैं, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली जो हैं यह एक स्वतंत्रता सेनानी है। यह स्वतंत्रता संघर्ष जो 1942 के बाद वाला पीरियड है, या हम कहें कि 1940 के दशक का जो पीरियड है उसमें इनका काफ़ी नाम रहा है। इनका जो मूल नाम था वो अरुणा गांगुली था। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भूमिगत आंदोलन में की प्रमुख महिला संगठनकर्ता के रूप में भागीदारी निभाई है। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका में यदि हम देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में इनका सहयोग रहा है। 1958 में दिल्ली की मेयर निर्वाचित हुई हैं, यह पॉइंट याद रखेंगे आप। इनके द्वारा पैट्रियट समाचार पत्र और लिंक पत्रिका, इससे इनका संबंध रहा है। अरुणा आसफ अली जी के बारे में याद रखेंगे, ये स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला रही हैं। अब कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है जिनको हम देखेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना को भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था किसके द्वारा, तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। याद रखेंगे आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार रहे हैं पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया 1939 के जो त्रिपुरी अधिवेशन था कांग्रेस का, उसके दौरान भी चर्चा में रहे थे। आप इसको भी याद रखेंगे। क्यों चर्चा में रहे थे ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन सितंबर 1961, ईयर याद रखना, 1961 में नाम का नॉन अलाइन मूवमेंट का पहला शिखर सम्मेलन होता है। कहाँ पर, बेलग्रेड में। भारत ने सेना को भेजकर गोवा को कब मुक्त कराया था, तो 1961 में। 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत भर में 1957 में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना केरल में 1957। उड़ीसा में पड़े भीषण अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया था। वो अकाल कब पड़ा था, तो 1866-67 में पड़ा हुआ अकाल, उड़ीसा में आया अकाल
सी ऑफ कैलेमिटी यानी प्रकोप का समुद्र कहा गया। उड़ीसा अकाल के बाद एक समिति नियुक्त की गई थी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सर जॉर्ज कैंपबेल। तो आपसे पूछा जाए कि सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में गठित समिति किससे संबंधित है, तो उड़ीसा में पड़े भीषण अकाल की जांच के संबंध में है। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता कौन थे? चीतू, बासिल मोहम्मद और करीम खान। पिंडारियों के दमन के लिए कर्नल सलीमैन का नाम याद रखना। 7 जुलाई 1896 को बंबई के बाटसन होटल में मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से भारत के पहले सिनेमा शो आयोजित किया गया था। या देखो, बंबई में बाटसन होटल में मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से भारत का पहला सिनेमा शो आयोजित किया गया था। यह कहाँ पे हुआ था, मतलब किसने किया था? तो ल्यू मियरे बंधु थे फ्रांस के, इनके द्वारा किया गया था। भारत में प्रथम राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने जनता के निकट संबंध स्थापित किए थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। इनके बाद जो जनता से निकट संबंध निर्धारित करने वाले थे वो थे महात्मा गांधी। जय जवान जय किसान सबको पता है, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया नारा था। भारत के आर्थिक विकास के संबंध में गांधी जी का मानना था कि लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के साथ यदि भारत को आगे बढ़ाया जाए तो भारत का विकास वास्तविक रूप में होगा, जबकि जवाहरलाल नेहरू भारी औद्योगिकरण के पक्ष पोषक थे। इसी का परिणाम था भारत में गेल, सेल, इस प्रकार की जो कंपनियों का गठन हुआ वह जवाहरलाल नेहरू की सोच का ही परिणाम था भारी औद्योगिकरण के संबंध में। राइटर्स बिल्डिंग, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। कलकत्ता पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता में है और मुख्यमंत्री कार्यालय इसी भवन में स्थित है। निर्माण का उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर सर्वेंट के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसके वास्तविक थे थॉमस लियोन। कुछ पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं और समाचार पत्र हैं और उनके लेखक हैं जिनके संबंध में एग्जाम में पूछा जाता है। आप इनको याद कर लेंगे। पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एक गीत है आमार सोनार बांग्ला गीत। इसकी रचना 1905 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। बंग भंग आंदोलन जिस समय चल रहा था उस समय इसकी रचना हुई थी। संगीत इसका गगन हरकारा के गीत अमी कोड़े पाबो तारे से प्रेरित है। पहली 10 पंक्तियां जो हैं इसके अमार सोनार बांग्ला की, इनको 1972 में बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इसके अंग्रेजी में अनुवाद सईद अली एहसान ने किया। इसकी जो राष्ट्रगीत है यह तो अमार सोनार बांग्ला है। इसकी 10 लाइनों को 1972 में बांग्लादेश के द्वारा राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत कर लिया गया है। महात्मा गांधी की पुस्तकों के संबंध में यह देखेंगे आप तो उनकी एक पुस्तक है हिंद स्वराज। इसको मुख्य रूप से गांधी जी ने गुजराती भाषा में लिखा था। इसी हिंद स्वराज में गांधी ने ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या की से तुलना की है। ब्रिटिश संसद की बांझ और वेश्या से तुलना गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज में की गई है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, यह पुस्तक भी गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। गांधी जी की यह जो पुस्तक है हिंद स्वराज, इसके संदर्भ में एक बात आप और याद कर लेना कि इसका जो प्रकाशन था पहली बार 1909 में हुआ था, मूलतः गुजराती में लिखी गई थी। लेखक हैं उनकी पुस्तक है। महात्मा गांधी की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यह गांधी जी के द्वारा गुजराती में लिखी गई थी। चितरंजन दास की पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस। सी आर दास की पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस। डीपी मिश्र की लिविंग एन एरा। अरविंद घोष की फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर और अरविंद घोष की पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन एरा। भगत सिंह ने लिखा है मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। लेडी कैथरीन मेयो की है मदर इंडिया। राम मनोहर लोहिया की है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। डोमिनिक लापियरे की है फ्रीडम एट मिडनाइट। इसमें डोमिनिक लापियरे एंड लैरी कॉलिंस इन दोनों के द्वारा मिलकर यह पुस्तक लिखी गई है फ्रीडम एट मिडनाइट। W.A. फेयर सर्विस, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है द रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया। और इसके अलावा यह जो लिस्ट दी गई है इनका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डली हुई है, वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की भी अवेलेबल है, आप वहां जाकर इसको ले सकते हैं।
बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है पुस्तक दुर्गेश नंदिनी। अबुल कलाम आजाद की पुस्तक इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है, इंडिया विंस फ्रीडम। बाल गंगाधर तिलक की श्रीमद् भगवत गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक की है। लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया, पूछी जाती है पुस्तक, यह याद रखना। आगे मनु बहन की पुस्तक है बापू माई फादर। राजा राम मोहन राय की प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की अबर इंडियन मुसलमान। वैलेंटाइन रोल की इंडियन अनरेस्ट, यह मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, वैलेंटाइन रोल इंडियन अनरेस्ट। इसी में वैलेंटाइन रोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल। जयप्रकाश नारायण की टुवर्ड्स स्ट्रगल। ह्यू टोयो इनकी स्प्रिंगिंग टाइगर, यह इसमें सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के रूप में लिखी गई है, सुभाष चंद्र बोस की स्प्रिंगिंग टाइगर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड। माइकल मधुसूदन दत्त की है कैप्टिव लेडी। सरोजिनी नायडू की पुस्तक आप याद रखेंगे द ब्रोकन विंग। सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखी है बंदी जीवन, इंपोर्टेंट पुस्तक है। एम जी देवासायम ने भारत की दूसरी स्वतंत्रता। जनरल ब्रजमोहन कौल के द्वारा द अनटोल्ड स्टोरी। अरविंद घोष के द्वारा द लाइफ डिवाइन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रफीक जकारिया की द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, यह पुस्तक पूछी जाती है। मैथिली शरण को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। पहली बात अब तो आप याद रखेंगे, मैथिली शरण को राष्ट्र कवि के रूप का दर्जा प्रदान किया गया है। इनकी जो रचनाएं हैं, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, इनको आप याद कर लेंगे इसी रूप में। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी कोई भी एक ट्रिक बना लें। भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, यह पहले भी चर्चा में रही है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एक ये नई है मेरी कहानी, इसको आप याद रखेंगे, मेरी कहानी। आगे हम देखेंगे कि यह आर्ट एंड कल्चर से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। कुंभ मेला के संदर्भ में पहला क्वेश्चन है। इसमें कुंभ मेला आपको पता है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में लगता है। और हरिद्वार में से गंगा नदी के तट पर, और प्रयागराज में गंगा, यमुना और जो सरस्वती नदी है इसके संगम के तट पर। उज्जैन में शिप्रा के तट पर लगता है और नासिक में गोदावरी के। स्टेट आपको याद पता ही है, हरिद्वार उत्तराखंड में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, उज्जैन मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में। और अर्धकुंभ की यदि बात करें तो छठे वर्ष पर लगता है और प्रत्येक 12वें वर्ष पर लगता है पूर्ण कुंभ, यह आपको पता ही है। साथ ही आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि 12 कुंभ या पूर्ण कुंभ मेले के बाद 144वें वर्ष आयोजित होने वाला मेला महाकुंभ कहलाता है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में 2019 में लगने वाला जो अर्ध कुंभ का नाम बदलकर कुंभ और प्रत्येक 12 वर्ष में होने वाले कुंभ का नाम महाकुंभ कर दिया गया है। पहले 12 कुंभ या पूर्ण कुंभ मेले के बाद 144वें वर्ष बाद जो मेला आयोजित होता था उसे महाकुंभ कहा जाता था, लेकिन 2019 में यह बदल दिया। इसमें इतना यहाँ टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं, आपको सबसे मेन तो है ये नदियाँ याद रखनी है, क्षिप्रा और गोदावरी। और बाकी ये किस किस स्टेट में, ये 4 मठ शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किए गए थे जिनका उद्देश्य था भारत को कल्चरली एक दूसरे से कनेक्ट करना, यह इनका उद्देश्य था। ये जो मठ बनाए गए हैं इनकी बात अगर ये देखें तो उत्तर में ज्योतिर्मठ जो जोशी मठ है उत्तराखंड में, वहां पर बनाया गया। दक्षिण में श्रृंगेरी कर्नाटक में बनाया गया है। पूरब में बात करें तो पुरी गोवर्धन उड़ीसा में एक मठ बनाया गया है। पश्चिम में गुजरात के द्वारका में एक मठ बनाया गया है। इस प्रकार से पुरी, श्रृंगेरी, द्वारिका, ज्योतिर्मठ, ये 4 मठ हैं जिन्हें शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार चर्चा में है क्योंकि शंकराचार्य जो हैं भारत के वो इस बार न्यूज में बने हुए थे, तो आप इनको याद रखेंगे। कुछ पुरस्कार हैं उनमें किस क्षेत्र में दिए जाते हैं आप इनको याद रखेंगे। कालिदास सम्मान कला के क्षेत्र में दिया जाता है। और भारतीय CSIR के द्वारा 1957 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए 45 वर्ष तक के शोधकर्ताओं को। फिलीपींस से रेमन मैग्सेसे का पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, तो आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे का नाम भूदान आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह,
और ग्राम आंदोलन, इन 3 से जुड़ा हुआ है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल कूद में प्रशिक्षण के लिए, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम परिवर्तित होकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। साथ ही पद्मश्री प्राप्तकर्ता पहली अभिनेत्री हैं नरगिस दत्त। बुकर जीतने वाले पहले भारतीय हैं BS नायपॉल। व्यास सम्मान पाने वाली पहली महिला हैं चित्रा मुदगल। ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं आशापूर्णा देवी। ऑस्कर पुरस्कारों में नामांकित पहली भारतीय फिल्म है मदर इंडिया। भारत रत्न चर्चा में है, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई। पहली बार भारत रत्न 3 लोगों को, राधाकृष्णन, राजेंद्र गोपालाचारी और CV रमन को दिया गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन और C राजगोपालाचारी और CV रमन, इन 3 लोगों को पहली बार भारत रत्न दिया गया था। भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, कहाँ से हैं उसके संबंध में यह मैप आपको बताएगा। कथक उत्तर प्रदेश का है। सत्रिया, सत्रिया आपको पता होना चाहिए, ये असम का है। मणिपुर, मणिपुर का है। ओडिसी उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। केरल के मोहिनी अट्टम और कथकली है। और ये बात आप इतनी याद रखेंगे। कुछ त्योहार दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। बिहू त्योहार जो है यह 1 वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। फसल बुआई के दौरान रोगाली बोलते हैं इसको, कटाई के दौरान भोगाली बोलते हैं और शरद ऋतु के दौरान इसे काती या कोगाली बोलते हैं। बैसाखी का त्योहार होता है वो पंजाब में, बिहू असम में और चपचारकुट मिजोरम में। चपचारकुट पूछा गया है कई बार, मिजोरम में होता है। इज्तिमा मध्य प्रदेश में होता है। पोंगल तमिलनाडु में, ओणम केरल में। पोंगल ये आपको बता ही दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मॉडर्न इंडिया में जो भी संभावित क्वेश्चन बनने के एरिया थे वहाँ का डिस्कशन हम कर चुके हैं। कल से हम एंशिएंट या फिर मिडुअल, इनमें से कोई एक सेक्शन शुरू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मिडुअल को करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी हाल ही में आरओ का एग्जाम हुआ है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे संभावना है कि 17 मार्च को जो यूपी का PCS है, MPPSC है, BPSC 17 मार्च को तो यूपी का है। बाकी के जो आगे MPPSC, BPSC, RPSC और HPSC के और CGPSC, JPSC के जो एग्जाम लगे हुए हैं, इनमें संभावना है कि एंशिएंट और मिडुअल से भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो हम उसका डिस्कशन कल से आगे बढ़ाएंगे। आप लोग को जो भी ये सेशन चल रहे हैं यदि पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।